नमस्कार साथियों, आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आज का टॉपिक है शांति बिल 2025 इंडिया न्यूक्लियर गैम्बिट। इसको कैसे है ये हम लोग समझेंगे। शांति बिल जो एक्रोनिम है, इसका अगर फुल फॉर्म जानिएगा तो उसका है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नाम से ही पता है कि यह एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है। किस तरीके से एनर्जी सेक्टर में जो पॉलिसी है उसको रिफॉर्म करने के लिए यह जो है बिल लाया गया है या बिल पास हुआ है। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग दो तरीके से स्टडी करेंगे। एक, एनर्जी सेक्टर में इस बिल का क्या इंपॉर्टेंस है, साथ ही आईआर के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करें, उसमें सबसे पहले आपको हिस्ट्री में ले चलते हैं। इंडिया जब आज़ाद हुआ तब से ही इंडिया यह कोशिश कर रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, न्यूक्लियर रिएक्टर के क्षेत्र में वो सेल्फ रिलायंट रहे, यानी वो खुद पर निर्भर रहे। इसके द्वारा आपको पता है कि हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनका भी बहुत अधिक फोकस था और होमी जहांगीर भाभा जो है इसको लीड कर रहे थे। ऑल दो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपको पता है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के सपोर्टर थे, इसीलिए उसमें किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्टर के दिशा में कदम नहीं उठा। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है तो 1974 में पोखरण में, उसको पोखरण फर्स्ट बोलते हैं, वो न्यूक्लियर टेस्ट जो है अंडरग्राउंड जो है उसको टेस्ट किया गया। उसके बाद एक्चुअली में हुआ, उसको फेमसली जो है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हम लोग जानते हैं। अब उसमें हुआ ऐसा कि उसके बाद जो वर्ल्ड के दूसरे जो कंट्री थे उनके द्वारा सैंक्शन लगाया गया, न्यूक्लियर सैंक्शन लगाया गया। न्यूक्लियर फ्यूल और प्लस टेक्नोलॉजी उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड हो गया। ठीक है, यानी दूसरे कंट्री से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्टेड हो गया। लेकिन इंडिया इसके बावजूद भी अपने सेल्फ प्रयास से, अपने प्रयासों के कारण जो है 1998 में जो है फिर दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट होता है। उसको पोखरण सेकंड बोलते हैं। इसको ऑपरेशन शक्ति के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, इस सक्सेसफुल जो टेस्ट हुआ, यहाँ पर 5 जो है टेस्ट किए गए। उसके बाद ये हुआ कि भारत एक जो है न्यूक्लियर स्टेट हुआ, यानी न्यूक्लियर वेपन स्टेट के रूप में इंडिया अपने आप को विश्व के, आप कह सकते हैं कि ग्लोबल स्तर पर अपने आप को स्थापित कर पाया। पुनः फिर क्या हुआ कि फिर से सैंक्शन लगाया गया यूएसए के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, जापान के द्वारा। ठीक है, इसके कारण पुनः वही स्थिति हुआ कि जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में इशू आया। ठीक है, फाइनली क्या हुआ कि एक डील होता है 2008 में इंडिया और यूएसए में। ठीक है, सिविल न्यूक्लियर डील, फेमस डील है। ठीक है, यूएस इंडिया के बीच का। उसके बाद से आप कह सकते हैं कि इंडिया को वेवर दिया गया कि इंडिया जो है एनपीटी को साइन नहीं किया है, तब भी इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल का सप्लाई किया जाएगा। ये उस हिसाब से यूएसए के द्वारा इसको जस्टिफाई किया गया कि इंडिया जो है एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट रहा है। और इंडिया का आपको पता है कि जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज का है, यानी इंडिया कभी भी जो अपने न्यूक्लियर वेपन का यूज फर्स्ट टाइम नहीं करेगा। अगर कोई कंट्री जो है किसी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करते हैं, तभी उस समय जो है इन चीज़ों का यूज किया जाएगा। तो ये इसके कारण क्या हुआ कि ग्लोबल जो आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर स्टेट है उनके बीच में एक छवि है कि इंडिया जो है एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट है न्यूक्लियर का जब यूज करने का आता है समय। तो ठीक है, और इन चीज़ों के हिसाब से आप कह सकते हैं कि इंडिया को वेवर मिला, उसके कारण से इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल का सप्लाई मतलब मिल सकता था। इस तरीके से 2008 के बाद आप कह सकते हैं कि वेवर्स दिए गए। लेकिन उसी के बीच में होता क्या है ना, इंडिया में 2010 में एक जो है एक कानून लेके आता है, उसको बोलते हैं सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज। ठीक है, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, क्योंकि उसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि अगर कोई सप्लायर है, सपोज किया जाए कि कोई न्यूक्लियर प्लांट है और वहाँ पर अगर कोई सप्लाई कर रहा है किसी इक्विपमेंट का, तो अगर उसके कारण किसी भी प्रकार का डिसास्टर होता है या डैमेज होता है, हानि होता है, तो वो लाइबिलिटी जो है सप्लायर्स का रहेगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर थे, सप्लायर थे, वो रिलक्टेंट रहे और उस तरीके से सप्लाई जो है न्यूक्लियर मटेरियल्स से लेकर इक्विपमेंट का नहीं हो सका। तो ये एक कांस्टेंट है। अब हम लोग इसको दूसरे एंगल से देख के चलते हैं कि अब न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ इंडिया को मूव क्यों करना है। अब देखिए, आपको पता है कि समय के साथ किस तरीके से जो है ग्रीन हाउस गैसेस बढ़े हैं,
ग्रीन हाउस गैस जब बढ़ा है तो उसके कारण क्लाइमेट चेंज हुए हैं। और क्लाइमेट चेंज कोई इंडिया का अकेला फेनोमेना नहीं है, ये ग्लोबल स्तर पर ये हुआ है। तो ग्लोबल लेवल पर ट्रीटी भी है, ग्लोबल लेवल पर इंडिया का कमिटमेंट भी है। आपको पता है कि किस तरीके से जो है हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो है आपका समय के साथ जो बैठक होता है और हर कंट्री जो उसके मेंबर हैं वो कमिट करते हैं। तो इंडिया के द्वारा भी सर्टेन कमिटमेंट किए गए हैं। जैसे कि फेमस कमिटमेंट है कि 2070 तक इंडिया नेट जीरो आप कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस का इमिटर बनेगा। इसको आप ऐसे समझिए, नेट जीरो जो 2070 तक का इंडिया का लक्ष्य है, नेट जीरो मतलब ऐसा नहीं होगा कि ग्रीन हाउस जो है उस समय जो भी फैक्ट्री रहेगी वहां से इमिट नहीं होगा, लेकिन जो जितना इमिशन होगा उतना ही एटमॉस्फेयर से रिमूवल होगा। रिमूवल किस तरीके से हो सकता है कि यानी या तो फॉरेस्ट का आप कह सकते हैं फॉरेस्ट कवर उतना हो जाए, मैंग्रोव्स उतने हो जाए, या फिर टेक्नोलॉजी का यूज करके उतना एब्जॉर्ब किया जाए। उसमें जैसे वेरियस टेक्नोलॉजी होते हैं, जैसे कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन है या उस तरीके का यानी नेट जीरो जितना कार्बन ग्रीन हाउस गैस जो है रिलीज होगा उतना एब्जॉर्ब भी होगा, या तो फॉरेस्ट के माध्यम से या अदर जो मैंग्रोव्स है या वेरियस टेक्निक्स प्लस जो है टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। तो ये लक्ष्य आपको तभी अचीव हो सकता है जब हम अपने जो हम ग्रीन हाउस गैस को अगर हम कम करें। तो ग्रीन हाउस गैस को अगर कम करना है तो क्या करना पड़ेगा कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेस हैं उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि चाहे वो विंड का हो, एयर आपका वाटर से हो, या फिर आपका न्यूक्लियर एनर्जी हो। तो इंडिया ने इसी को ध्यान में रखते हुए एक और लक्ष्य बनाया है कि 2047 तक इंडिया 100 गीगावाट जो है एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी से लाएगा। अब अभी इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि अभी कितना है। अभी अगर देखिएगा तो 9 गीगावाट के अप्रोक्स है, यानी एक लिपफ्रोग करना एक बड़ा कदम जो है, अगर है जो बड़ा टारगेट है तो इसको अचीव करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में रिफॉर्म का जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि उसमें दिक्कत क्या था, कि क्या दिक्कत हो रहा था। अगर इस तरीके का है तो हमको सबसे पहले ये समझना, इतना तो समझ में आ गया होगा अभी तक कि न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत क्यों है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, क्लाइमेट है चेंज के हिसाब से इंडिया का कमिटमेंट भी है, ठीक है। प्लस जो है ये आप कह सकते हैं एफोर्डेबल भी है और जो है क्लाइमेट फ्रेंडली भी है। अब इसमें देखिए दिक्कत क्या होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी आपको आएगा कहाँ से। न्यूक्लियर एनर्जी आएगा जब न्यूक्लियर प्लांट रहेगा, ठीक है। अब न्यूक्लियर प्लांट लगाया जा सकता है। अब इसको कौन लगा सकता है, या तो गवर्नमेंट अपने खुद से लगाए या फिर प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं वो लगाएं, ठीक है। उसी तरीके क्योंकि जितना अधिक न्यूक्लियर प्लांट रहेगा उतना एनर्जी आएगा, ठीक है। अब देखिए अभी तक जो क्या हो रहा है, दो एक्ट आप बहुत इम्पोर्टेंट है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, ये वर्तमान में अभी तक यही एक्ट चल रहा था, जिसके माध्यम से क्या था कि किसी भी प्रकार का जो प्राइवेट जो सेक्टर के कंपनी है वो आपका इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 जो है यानी स्टेट का मोनोपोली था, ठीक है। यानी कि जो मोनोपोली है वो किसका है, वो स्टेट का है, यानी प्राइवेट प्लेयर जो है अभी इन्वेस्ट उसमें नहीं कर सकते थे। तो ये आपको फील होगा कि अगर सरकार या तो दो ऑप्शन है, या तो सरकार उतना खुद सक्षम हो कि वो खुद से जो टारगेट है अचीव कर सके, लेकिन ऐसा फील किया गया कि लगभग 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और रिक्वायर्ड होगा, जो जिसमें गवर्नमेंट को यह फील हुआ कि प्राइवेट सेक्टर के आने से ज़्यादा आसानी से चीज़ को अचीव किया जा सकता है। तब आपको प्राइवेट प्लेयर को इसमें अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये जो एक्ट है इसको आपको रिपील करने की जरूरत था। दूसरा था जो सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज, यानी पहले क्या था कि अगर कोई सप्लायर है, अगर किसी भी प्रकार का अगर डैमेज होता है तो जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर का था, ठीक है। तो आप सपोज कीजिए कि न्यूक्लियर प्लांट में दो चीज ध्यान रखिएगा, एक तो होगा ऑपरेटर जो उसको ऑपरेट कर रहा है, और एक सप्लायर जो इक्विपमेंट को सप्लाई कर रहा है। तो मान के चलिए कि कोई विदेशी कंपनी जो इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है, अगर किसी प्रकार का डैमेज हुआ वो लायबिलिटी होगा। तो सप्लायर ये डरते थे कि हमने सामान अगर 10 साल पहले दिया है, उसके बाद किस तरीके से उसका रख रखा हुआ, कैसे मेंटेनेंस हुआ, क्या हुआ, और लायबिलिटी मेरे ऊपर रहेगा। तो उसके कारण क्या हो ना, सप्लायर रिलक्टेंट रहे, इसलिए सप्लायर्स जो है यहाँ ना, इसलिए ये जो एक्ट था इसको भी रिपील करने का जरूरत फील हुआ।
तभी तो जो सप्लायर अगर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तभी वो सप्लाई करेंगे, ऑपरेटर्स तभी आएंगे जब उनको अलाउ किया जाएगा, ठीक है। और ये जरूरी क्यों था, क्योंकि हमको एनर्जी सेक्टर में जो है रिफॉर्म था। उसके बाद जो हम लोग अगर उस आईआर के हिसाब से देखें तो हम लोग 2008 के बाद इंडिया को आप कह सकते हैं कि वेवर दिया गया, इन स्पाइट ऑफ कि एनपीटी साइन नहीं करने के बावजूद जो है, जब यूएसए के साथ जब डील हुआ तो वेवर्स दिया। यानी अभी फ्यूल्स और टेक्नोलॉजी तो मिल सकते हैं, लेकिन सर्टेन कानून है जो प्राइवेट प्लेयर्स को आने में या सप्लायर्स को कंट्रीब्यूट करने में रोक रहे थे। तो सरकार का यही कोशिश है इस बिल के माध्यम से कि जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं या जो आप कह सकते हैं जो कमियां थी उनको दूर किया जाए। तो इस बैकग्राउंड के साथ अब जो प्रोविजंस है उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए इंडिया के साथ जो ट्रायलेमा कह सकते हैं कि क्या जरूरत है। सबसे पहला जैसा हम लोग चर्चा किए कि एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया आपको पता है कि जिस तरीके से 2047 तक अगर विकसित भारत बनाना है तो विकसित भारत में चाहे वो इंडस्ट्री लगाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना हो, या आपको पता है कि तो एनर्जी जो है कंजम्पशन बढ़ेगा। एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा तो आपका दो ही सोर्स हो सकता है, या तो फॉसल फ्यूल से कंजम्पशन होगा। अभी वर्तमान में लगभग 70% से ऊपर जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कोल से है। आप समझ के देखिए कि कोल का कंजम्पशन के कारण के इन्वायरमेंट पर कितना इंपैक्ट पड़ रहा होगा, क्योंकि वो आप कह सकते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, वो रिकवर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसका ग्रीन हाउस इमिशन पर भी इम्पैक्ट है। तो ये एक है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इंडिया को 24/7 जो है एनर्जी चाहिए अपना एक विकसित भारत अगर बनना है, तो उस हिसाब से भी आप कह सकते हैं नीड ज़्यादा है। तो इसीलिए क्या ज़रूरत है कि हम जो अभी रिन्यूएबल एनर्जी के जो अदर आप कह सकते हैं कि जो सोर्सेस है, चाहे वो सोलर हो, विंड हो, ठीक है, वाटर हो, तो उसको और सप्लीमेंट करने का ज़रूरत है। तो उसमें से मेजर जो है आपका न्यूक्लियर एनर्जी उसको सप्लीमेंट कर सकता था, इसलिए भी ये चीज़ का ज़रूरत है। उसका जो दूसरा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, ये फील किया गया कि लगभग 15 से 20 लाख करोड़ का ज़रूरत है अगर हम न्यूक्लियर प्लांट को, जितना टारगेट है हम लोगों का 100 गीगावाट अगर 2047 तक अगर, तो उतना का ज़रूरत है। इसके लिए भी प्राइवेट कैपिटल जो है ज़रूरत है, तभी तो इसीलिए भी इस चीज़ का महसूस किया गया। तीसरा हम लोग इस बात को चर्चा किए कि किस तरीके से जो हमारा ग्लोबल कमिटमेंट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज किसी एक कंट्री से रिलेटेड इशू नहीं है, इंटरनेशनल कमिटमेंट है। तो 2070 तक हम लोग चर्चा किए कि किस तरीके से नेट जीरो करना। नेट जीरो कहने का मतलब नेट जितना इमिशन हुआ उतना ही एटमॉस्फेयर से रिडक्शन, उसको यानी इमिशन माइनस जो रिमूवल है वो आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये तभी संभव हो सकेगा जब हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए न्यूक्लियर जो है आपका एनर्जी बहुत एसेंशियल है अगर हमको डिकार्बोनाइजेशन की तरफ जो है कदम बढ़ाना है तो, ठीक है। और कोल से हम लोगों को जो है अपना जो डिपेंडेंसी है उसको घटाना है तो, ठीक है। तो इसलिए जो है हमको इस न्यूक्लियर एनर्जी का इंपॉर्टेंस है। प्लस अब हम लोग इस एक्ट के बारे में भी आपको बताए थे कि एटॉमिक एनर्जी 1962 के अनुसार क्या है कि स्टेट ही सिर्फ जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके कारण क्या हो रहा था कि प्राइवेट जो है इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, और इस तो ऐसे में ज़रूरत महसूस हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरे एक्ट के बारे में भी हम लोग पढ़े थे कि सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, उसमें हम लोग यह बताए कि जो सप्लायर है उसको लाइबिलिटी है, ठीक है। सप्लायर के ऊपर लाइबिलिटी रहता है, उसके कारण जो भी आपका जो सप्लायर हैं वो रिलक्टेंट रहते हैं और वो न्यूक्लियर जो भी इक्विपमेंट है सप्लाई नहीं करते। प्लस एक और इसमें चीज़ है कि जो ग्लोबल नॉर्म्स है, यानी आप यूएसए का देख लीजिए, फ्रांस का देख लीजिए, सभी वो सब कंट्री में सप्लायर के ऊपर लाइबिलिटी नहीं है। तो जो ग्लोबल नॉर्म्स था उसके कारण भी आपका उससे भी ये अलग था, उसके कारण भी सप्लायर जो है आगे नहीं आ रहे थे। प्लस जो है इसके कारण आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या फिर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना चाहिए वो आपका नहीं हो रहा था, ठीक है। साथ ही अभी देखिए एक बी के रेगुलेशन भी था। अभी देखिए क्या होता है, जैसे मान के चलिए अभी तक एनपीसीआईएल जो है जो गवर्नमेंट एंटिटी है, यही आपका मेनली जो है न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहा था। और जो अभी तक एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी जो बोर्ड था, ये कोई एक्ट के द्वारा बना हुआ बोर्ड नहीं था, एक एग्जीक्यूटिव
ऑर्डर के तहत बना हुआ था, यानी सरकार के बिल्कुल जो है आप इंडिपेंडेंट उतना नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव सिर्फ उसके हेड है, एग्जीक्यूटिव आदेश से बना हुआ, किसी पार्लियामेंट या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल इसको स्टेटस नहीं है। तो उसके कारण जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर था वो भी जो है आपको बैक था, अति वीक था। कहने का मतलब है कि किसी तरीके का स्टेच्यूटरी उसको जो है बैकिंग नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किसी प्रकार से उसको बैकिंग नहीं था, इसीलिए जो है जो इन्फोर्समेंट था वो आपका वीक था। तो ये भी मजबूत किया गया है इससे जो है जो बिल आया उसमें। इस बात का हम लोग चर्चा किए कि किस तरीके से 2047 तक जो है 100 गीगावाट जो है लक्ष्य है। अभी तक जो प्रेजेंट में है लगभग 9 गीगावाट के पास हम लोग इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोडक्शन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा गैप है जिसके लिए कि स्टेप लेने की जरूरत है। ठीक, अब हम लोग इस बात का चर्चा किए कि यानी कि जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 है या सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज जो 2010 है उसको अगर रिपील करना है तो ये इसी बिल के माध्यम से वो दोनों एक्ट जो है आपका रिपील हो जाता है और प्राइवेट सेक्टर के को आप कह सकते हैं स्टैट्यूटरी जो है स्टेटस दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में तभी जाके हम लोग एसिलेरेट हो पाएगा। ठीक है, अब कुछ और जो मेन प्रोविजंस है थोड़ा उसको और आप कह सकते हैं जूम आउट करते हैं। अब देखिए, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इज नाउ परमिटेड। तो प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन, इसमें सिर्फ इंडियन जो प्राइवेट कंपनी है उन्हीं के अलाउ किया गया है। ठीक है, जैसे रिलायंस है या टाटा है, वो आप कर सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर मतलब जैसे मतलब सरकार का NPCIL है और कोई प्राइवेट सेक्टर, तो दोनों मिल के भी जो है उसमें काम कर सकते हैं। यानी प्राइवेट कंपनी अलग अकेले काम कर सकती है, ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, या कोई फॉरेन एंटिटी है जिनका 49% तक जो है इन्वेस्टमेंट है वो जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, अब ये क्या क्या कर सकते हैं, ये कर सकता है या तो जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको बिल्ड कर सकता है, या ओन कर सकता है, या फिर जो है उसको ऑपरेट कर सकता है, या डी कमीशन कर सकता है। डी कमीशन किसको बोलते हैं, सपोज किया जाए कि कोई न्यूक्लियर प्लांट है, तो लंबे समय जब वहाँ पर हो जाता है 50-60 ईयर्स, तो उसमें जो भी फ्यूल्स है ना उसका इफिशियंसी उतना नहीं रहता है कि वो उस तरीके से काम कर सकते। तो उसको क्या होता है, एक तरीके से आप दुकान समझिए, उसको आप बंद कर देना है। ठीक है, यानी जो न्यूक्लियर प्लांट था उसको बंद कर दिया जाएगा, जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसको वहां से हटा दिया जाएगा, उसी को डीकमीशन से बोलते हैं। ठीक है, तो ये काम जो है जो भी प्राइवेट सेक्टर है या कोई ज्वाइंट वेंचर है वो ये काम अब कर सकेगा। ठीक है, साथ ही जो पेटेंट एक्ट है उसको भी अमेंड जो है कर दिया गया है। ठीक है, अब है कि लेकिन इसमें ध्यान देना बात है, आप इतना से अभी तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि यह दो तरीके का चीज़ है। न्यूक्लियर जैसे ही आपका अगर न्यूक्लियर एक्सपेक्ट को बात कीजिएगा तो उसमें दो चीज़ समझ में आएगा, एक स्ट्रेटजिक एक कॉमर्शियल। स्ट्रेटजिक मतलब सपोज करके देखिए कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाना है तो यह स्ट्रेटजिक हो गया। न्यूक्लियर एनर्जी है तो कॉमर्शियल पार्ट है। यानी अगर कोई जो चीज़ है वो न्यूक्लियर बम है, मिसाइल्स है, अगर उस तरीके का चीज़ है तो उस पर तो स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर के अगर हाथ में अगर इस तरीके का चीज़ जाएगा तो स्ट्रेटजिक जो ऑटोनॉमी है स्टेट का वो गायब होगा। इसलिए इस बिल में उसका भी ख्याल रखा गया है। उसको हम लोग देखते हैं कैसे। अभी भी जो कोर फंक्शन है, जो स्ट्रेटजिक जो फंक्शन है वो सिर्फ जो स्टेट है वही कर सकेगा, प्राइवेट सेक्टर इसमें काम नहीं कर सकेगा। जैसे क्या क्या काम, उसमें से सबसे पहला है कि यूरेनियम का इनरिचमेंट। जो नेचुरल यूरेनियम होता है ना उसमें U-35 जनरली आपको 0.7% तक रहता है। ठीक है, तो होता क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करने के लिए उसको इनरिच करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको अगर जनरली जो है 3 से 5% तक जरूरत पड़ता है, अगर जो है
न्यूक्लियर प्लांट के रूप में यूज कर रहा है, यानी इनर्जी सेक्टर के रूप में अगर यूज किया जा रहा है, रिसर्च के लिए यूज किया जा रहा है, तो 20% तक इनरिचमेंट का जरूरत पड़ेगा। अगर उसी को अगर इनरिच करके जो यूरेनियम 235 है, अगर 90% तक अगर किया जाता है, तो उसका यूज जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स या बॉम्ब में किया जा सकता है। तो यानी न्यूक्लियर जो यूरेनियम जो इनरिचमेंट का काम है, ये जो अभी भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, ताकि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी है वो उसके पास रहे। सेकंड है स्पेंट फ्यूल रिप्रोसेसिंग। स्पेंट फ्यूल क्या होता है, यानी जब फ्यूल जो है लंबे समय के बाद जो भी यूरेनियम यूज हो रहा है, आप 50-60 ईयर्स के बाद वो उस अनुसार से अगर उसमें अब वो इफिशियंसी नहीं रहेगा, तो क्या होता है ना, उसको रीप्रोसेस करना पड़ता है। नाम से ही पता, रीप्रोसेस मतलब क्या होता है कि उसमें जब वो वीक हो जाएगा फ्यूल आपका, तो जो उसका रीयूजेबल पार्ट है, यानी जिसको फिर से यूज किया जा सकता है, और प्लस जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, ठीक है, ये दोनों को अलग करना, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देखिए कि जो रीयूज करने वाला जो मटेरियल्स है, उसमें आपका यूरेनियम, प्लूटोनियम निकलेगा। प्लूटोनियम का यूज जो है न्यूक्लियर वेपन में किया जा सकता है, इसीलिए ये प्रोसेस भी जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ से बाहर रखा गया। यानी स्टेट ने अपना ख्याल रखा है कि कोई भी ये कंट्रोल सेंट्रल के पास ही रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहे, उस पर किसी भी प्रकार का जो है कंट्रोल जो है प्राइवेट सेक्टर का नहीं रहे। उसी तरीके से आपका हैवी वाटर जो प्रोडक्शन है, या रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है, इससे कैंसर्स होते हैं, प्लस जो है इसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक रहता है कि जेनेटिक म्यूटेशन तक होता है। तो इसलिए स्टेट इसको अपने हाथ में इसको कंट्रोल, यानी वेस्ट मैनेजमेंट तक का कंट्रोल वो अपने हाथ में रखता है। क्यों? क्योंकि सिटीजन का भी मैटर है और इसका बहुत ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहा है। तो इसलिए इन कोर चीज़ों को जो है आपको स्टेट अपने पास अभी भी रखा है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसलिए ये जो मॉडल है, इसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटेड कैपिटलिज्म। यानी 100% फुल प्राइवेटाइज नहीं किया गया, लेकिन रेगुलेटेड कैपिटलिज्म का ये मेथड है। यानी जो इसके जो स्ट्रेटजिक एस्पेक्ट हैं, वो अभी भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। वहीं जो कॉमर्शियल पार्ट है वो ओपन कर दिया गया है प्राइवेट जो सेक्टर है उनके लिए भी, ठीक है। अब उसमें सेकंड चलते हैं। जो हम लोग एक कमी क्या देखे थे कि सर जो बनाने वाला था, सपोज कि NPCIL पहले बना रही थी, न्यूक्लियर सेक्टर में काम कर रहा था, तो उसका रेगुलेशन भी गवर्नमेंट के पास कहीं एग्जीक्यूटिव बॉडी से था, ठीक है। यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही बना हुआ था, तो उसको उतना इम्पावर नहीं था। तो इसके माध्यम से जो है उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। यानी AERB जो है अब क्या क्या कर सकते हैं, पहले से मोर इम्पावर्ड हो गया, इंस्पेक्शन कर सकता है, सेफ्टी के लिए गाइडलाइंस इशू कर सकता है, ठीक है। तो ये सारा काम जो है अब बहुत आसानी से मोर इम्पावर्ड तरीके से AERB के द्वारा किया जा सकता है। साथ ही क्या होता है कि लाइफ साइकिल लाइसेंसिंग, यानी कि जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके हर स्टेप पे, चाहे उसको कंस्ट्रक्शन करना हो, चाहे उसको ऑपरेशन करना हो, या डीकमिशनिंग करना हो, इवन बंद भी करना है, तो हर समय जो है AERB के लाइसेंस का अप्रूवल का जरूरत पड़ेगा, तभी तो नियंत्रण रहेगा। और ये स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया तो इससे मोर इम्पावर्ड होगा, ठीक है। साथ ही इस पर यह भी जोर दिया गया है, इससे क्या होगा, शुरू से ही अगर कंट्रोल रहेगा तो आप कह सकते हैं कि एक्सीडेंट किसी प्रकार का हो उसके पहले ही अब प्रिवेंशन पर अधिक फोकस हो गया, रेदर कि अगर कोई घटना हो जाता तब कैसे रिहेबिलिटेट करेंगे, कैसे उससे फोकस हटा के जो है आप कह सकते हैं कि घटना नहीं हो उस दिशा में ये कदम आपका ये अब शिफ्ट आपको दिखाता है। साथ ही देखिए बहुत बार क्या होता है, जैसे भोपाल कांड हुआ, तो वहां पर जो क्लेम्स मिलने में बहुत डिले होता है। इसीलिए क्या होता है, अगर कोई किसी प्रकार का अगर जो भी न्यूक्लियर प्लांट है, अगर उससे किसी प्रकार का घटना घटता तो उसके लिए एक डेडिकेटेड कमीशन ही बना दिया गया, ताकि जो भी कंपनसेशन मिलना है विक्टिम्स को वो जल्द से जल्द मिले। इसीलिए जो है एक डेडिकेटेड न्यूक्लियर डैमेज कमीशन जो है स्थापित कर दिया गया। साथ ही एक अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। यानी बेहतर रेगुलेटरी मैकेनिज्म आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या होता है कि आपको यह प्रश्न आएगा दिमाग में कि सरकार ने जब सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज जो एक्ट है 2010 का, अगर उसको समाप्त कर दिया, तो इसका मतलब अगर किसी प्रकार की घटना होगी तो सारा लायबिलिटी सरकार के ऊपर आएगा, उसका लायबिलिटी कौन लेगा अगर जो है। तो इसमें क्या, इसमें दो चीज किया गया है कि एक बीच का रास्ता आप कह सकते हैं कि जो है इसमें
ये किया गया। तो इसमें क्या होता है ना कि ये कहा गया कि अगर कोई सप्लायर है और उसने कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखा है, ठीक है, कि हम अगर किसी प्रकार का मेरे इक्विपमेंट के कारण इस तरीके का घटना होता है तो लायबिलिटी मेरी रहेगी, तब तो सप्लायर को जो है लायबल रहेगा। या उस तरीके से अगर ये प्रूव होता है कि वो जानबूझ के मिसकंडक्ट किया है, तब उसको जो है कंपनसेशन लायबल होगा। तो यही दो केस है, तब सप्लायर जो है उस तरीके से मतलब कह सकते हैं लायबल है, अन्यथा वो लायबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑपरेटर को भी आप कह सकते हैं कि एक फ्रीडम मिला कि वो सप्लायर पर फोर्स कर सकता है, क्योंकि ऑपरेटर को तो देना पड़ेगा फिर उसे केस में, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि ऑपरेटर भी को भी चॉइस मिला कि आप नेगोशिएट कीजिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है तो वो नेगोशिएट करे। सप्लायर को भी यह आज़ादी जो है एक्ट के माध्यम से मिला कि सप्लायर किसी तरीके से बाउंड नहीं है, जब तक कि वो स्वेच्छा से अपना जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें वो नहीं लिखता या उसका इरादा जो है मिसकंडक्ट का नहीं है। तो आप समझ सकते हैं। अब क्या होगा, तो इसके कारण क्या होगा, लायबिलिटी किस पर शिफ्ट होगा, जो ऑपरेटर है उस पर शिफ्ट होगा। अगर आप ऑपरेटर मतलब अगर कोई जो ऑपरेटर पर शिफ्ट कीजिएगा सप्लायर का सारा लोड जो पहले था, तो अगर बहुत अधिक शिफ्ट हो जाएगा बर्डन, तो क्या होगा, कोई फिर उसमें ऑपरेटर बनने के लिए आगे नहीं आएगा। इसलिए सरकार ने एक बीच का रास्ता लिया है और कैप किया है कि 3,000 करोड़ जो है मैक्सिमम जो है सीमा जो है रखा गया है कि अगर किसी प्रकार का घटना होता है तो 3,000 करोड़, डिपेंडिंग अपॉन जो प्लांट है वो किस कैपेसिटी का है। सपोज किया जाए कि अगर कोई 150 मेगावाट्स के नीचे का है तो 100 करोड़, उसी तरीके के 150 से 3,600 मेगावाट तक का है तो आपका 1,500 करोड़, उसके ऊपर अगर है तो 3,000 करोड़, यानी 3,000 करोड़ मैक्सिमम सीमा रखा गया। उसके ऊपर अगर किसी प्रकार का कंपनसेशन का जरूरत पड़ेगा तो कौन देगा, गवर्नमेंट देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज दिया जाएगा। उसके कारण क्या होगा कि ऑपरेटर्स को भी एक आप कह सकते हैं इंश्योरेंस दिया गया सरकार की तरफ से, और आपको वो जो फाइन है या जो कह सकते हैं जो वर्डन है वो बहुत कम है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो लायबिलिटी है वो सरकार की तरफ जो है उसमें है, ठीक है। साथ ही जो पेनाल्टी का जो फाइन है वो भी 1 करोड़ तक का कैप कर दिया गया, ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है बिना किसी डर के जो है उसमें आए। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इससे इस बिल से पॉजिटिव क्या हुआ, इकोनॉमिक को बूस्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि प्राइवेट कैपिटल जब आएगा तो आपका न्यूक्लियर एनर्जी का आपका जो एम है, टारगेट है, वो अचीव होगा। फिर जॉब, हाई स्किल्ड जॉब आपको मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप इकोनॉमी को आप कह सकते हैं कि बूस्ट होगा, ठीक है। पेटेंट को भी जो है रिफॉर्म किया गया है, और इसके ये जो सुधार हो उसके कारण जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं वो भी आपका इंडिया में सब। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स किसको कहते हैं कि देखिए, न्यूक्लियर प्लांट जो अभी ट्रेडिशनल जो लगाए जाते हैं वो एक जगह पर वहीं आप कह सकते हैं वहीं सब कुछ निर्माण वहीं होगा, असेंबलिंग वहीं होगा, सब कुछ वहीं पर होगा। स्मॉल मॉडल रिएक्टर में क्या होता है कि जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं ना वो फैक्ट्री में बने, और जहाँ भी लगाना है स्मॉल मॉडल रिएक्टर को तो वहाँ पर साइट पर जाके सिर्फ असेंबल करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है ना, ईजी है, आप एफोर्डेबल है, ज़्यादा सेफ है, ठीक है। ऑल दो इसका जो कैपेसिटी रहेगा जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर है उनसे लगभग 1/3 रहेगा। तो ये एक चीज़ है, लेकिन ये मोर इफिशियंट है, सस्ता है, इजी टू इंस्टॉल है। और इसके अगर हम लोग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है, जो इंडिया का टारगेट भी है कि 2033 तक कम से कम 5 हम लोग इंस्टॉल करें, क्योंकि अभी वर्तमान में सिर्फ 2 कंट्री यूएसए और चाइना के पास है। तो वो इंडिया का कोशिश है कि हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को भी हम लोग इंस्टॉल करें, क्योंकि ये ईजी है, सेफ है, और ये है आप समझ सकते हैं कि ये इसका जो भी इक्विपमेंट्स जो भी पार्ट्स रहेगा वो फैक्ट्री में बनेगा, जहाँ साइट रहेगा वहाँ पर जाके इसको असेंबल किया जाएगा। तो ये कंसेप्ट है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस चीज़ को चर्चा किए कि ग्लोबल जो कमिटमेंट है किस तरीके से अलाइनमेंट हो गया, क्योंकि अगर आप यूएस देखिएगा, फ्रांस देखिएगा तो सप्लायर पे लायबिलिटी नहीं है, तो अब जो ग्लोबल अब जो नॉर्म्स है उससे इसका मैच कर गया। उसके बाद जो स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया तो आप कह सकते हैं AERB जो है मोर इम्पावर्ड हो गया, उसके कारण
जो है आप कह सकते हैं बेहतर डिसीजन, बेहतर इंस्पेक्शन, बेहतर सेफ्टी रेगुलेशन, सारे सब कुछ आएंगे। अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगा, ठीक है। प्रिवेंशन बेहतर तरीके से होगा, किसी प्रकार का अगर डिस्प्यूट है तो आसानी से जो है ट्रिब्यूनल बनाए गए उससे सोल्व हो सकता है, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड एनर्जी सिक्योरिटी, ये हम लोग बहुत डिटेल से चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने में इसका हेल्प होगा और हमारा जो है कोल पर से डिपेंडेंसी जो है घटेगा, ठीक है। इसका निगेटिव क्या है? निगेटिव देखिए कहता है कि एक प्रिंसिपल है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, यानी कि जो जिसके कारण जो है जो पोल्यूशन फैलता है उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो सप्लायर का लायबिलिटी क्योंकि हट गया है तो ऐसे में इस प्रिंसिपल का जो है आपका वायलेशन है, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा। साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो अभी लायबिलिटी जो दिया गया 3,000 करोड़ का ऑपरेटर के ऊपर, उस पर कैप कर दिया गया। ये तो बहुत कम है अगर किसी प्रकार का डिसास्टर होता है उसके तुलना पर। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि फुकुशिमा जो है 2011 में जो घटना जापान में हुआ, वहाँ लगभग $200 मिलियन का जो है आपका एक्सपेंसेस हुआ। तो यानी जो बाकी रिमेनिंग पैसा है वो तो टैक्स पेयर के पैसे से जाएगा, यानी सरकार खर्च करेगा, यानी कि जो है पब्लिक का पैसा खर्च होगा। तो इसके ये क्रिटिसिज्म में एक आता है, ठीक है। उसके बाद है कि सेफ्टी एंड जो प्रोलिफरेशन इसका क्योंकि अब लाइबिलिटी जो है कम हो गया है, तो ये कहा गया है कि जो है प्रोलिफरेशन जो है आपका प्राइवेट सेक्टर जो है उसका मिसयूज कर सकता है। और ये क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि AERB को जितना इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए था एक्ट के द्वारा उतना नहीं मिला। साथ ही जो सिविल कोर्ट को जो बार किया गया, यानी किसी तरीके का डिस्प्यूट अगर होगा तो सिविल कोर्ट अप्रोच नहीं होगा, उसके कारण भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी जो है वीक हुआ है, या आप कह सकते हैं कि निगेटिव पॉइंट है उसमें, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब लगता है तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, इसमें इस चीज़ को आप कह सकते हैं कि हटाया गया है, उसको भी आप क्रिटिसिज्म है। साथ ही जो वेरियस प्रोविजन है वाटर एक्ट में या एयर एक्ट में, उसमें पब्लिक हियरिंग करना तभी कोई किसी तरीके का डिसीजन लेना है, तो उसका इसमें जो है आप कह सकते हैं ओवरलुक किया गया, ये इसके निगेटिव पॉइंट में जो है आता है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज कहता है कि क्योंकि 49% कैप रखा गया है FDI वाले में, तो वो ये भी संभव है कि जो भी टॉप जो कंपनी है वो अभी भी अवॉइड करे इन्वेस्ट करने से सप्लाई कर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। हम लोग ग्लोबल जो लायबिलिटी है उसके बारे में हम लोग देखें कि USA में क्या है कि सप्लायर का लायबिलिटी नहीं है, फ्रांस में भी नहीं है, जापान में लायबिलिटी है लेकिन स्टेट जो है सपोर्ट करता है। तो इंडिया में पहले क्या होता था कि सप्लायर का लायबिलिटी था, वर्तमान समय में क्या होता है कि सप्लायर से लायबिलिटी जो है आपको हटा दिया गया है। तो ये चीज़ हम लोग अभी तक चर्चा की है। अब है कि हम लोगों के पास वे फॉरवर्ड क्या है। तो सबसे पहला है कि जो हम लोगों का गार्जियन, कहने का मतलब कि जो रेगुलेटर है उसको अधिक स्ट्रेंथन किया जाए, उसमें जो अपॉइंटमेंट होते हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, तो और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है रेगुलेटरी बॉडी के को मिले अधिक से अधिक, ताकि वो डिसीजन जो किसी भी फंड के लिए सरकार पर डिपेंडेंट न रहे, ताकि वो निर्णय अपना जो है इंडिपेंडेंट तरीके से लिया जा सके। साथ ही जो कैप किया गया है 3,000 करोड़ का, उसको लिंक किया जाए इन्फ्लेशन से, ठीक है। क्योंकि अभी एक आया तो जो 3,000 करोड़ का अभी जो वैल्यू है वो समय के साथ कम हो जाएगा, तो उसको इंडेक्स यानी मैप किया जाए जो भी इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से, ठीक है। प्लस जो इंटरनेशनल जो रिव्यू का सिस्टम होता है उसको भी अपनाया जाए, ठीक है। उसके साथ है कि जो इन्वायरमेंटल जो अकाउंटेबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए, इन्फोर्स किया जाए, यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो किया जाए, पब्लिक हियरिंग किया जाए और एक बेहतर जो भी प्रोजेक्ट है उसके बनने के पहले, ठीक है। प्लस जो है क्योंकि एक वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू रहता है, तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक जो है डेडिकेटेड फंड बने, ठीक है, ताकि जो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल है, ठीक है, उसका जो है आप कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो सके, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ऑल दो प्राइवेट सेक्टर को अभी अलाउ कर दिया, लेकिन इसको प्रूडेंस के साथ यानी बुद्धिमानी से लागू करने का फेज वाइज लागू किया जाए, कि पहले जो इसमें काम कर रहा था जैसे NPCI अगर 70 साल से काम कर रहा है तो उनका एक्सपीरियंस है, तो शुरुआत में उनको ज्वाइंट वेंचर के रूप में प्राइवेट सेक्टर पहले काम करें, फिर धीरे धीरे वो फेज वाइज जो है करें, ताकि किसी प्रकार का घटना जो है ना हो। सेफ्टी ऑडिट जो है अधिक से अधिक कराया जाए, लगातार कराया जाए। साथ ही अगर फंडिंग का दिक्कत है तो इसको जो अगर जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसको जो है ग्रीन फिनांस के अंतर्गत रखा जाए, ताकि जो है अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आ जाए, ठीक है, और ये जो काम है बहुत आसानी से हो सकता है। साथ ही सेंटर और स्टेट को भी कह सकते हैं कि बेहतर कोऑर्डिनेशन का जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब देखिए ये
ये यूनियन लिस्ट के तहत आता है, लेकिन अगर किसी प्रकार का घटना या कह सकते हैं लोग तो राज्य में रहेंगे, तो जो कोई भी पॉलिसी बनता है जगह का आप कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन होता है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन अगर बेहतर रहेगा तो बेहतर साइट का सिलेक्शन होगा, बेहतर सेफ्टी रेगुलेशंस रहेंगे, सारे चीज़ बेहतर होंगे। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो जिसका कंसेप्ट है उसको अधिक से अधिक यूज किया जाना चाहिए। साथ ही है कि जो पब्लिक का भी ट्रस्ट देखिए जरूरी है यानी कि जब कभी भी कोई ऑडिट होता है या कोई आप कह सकते हैं कि कहीं प्लांट लगना है तो पब्लिक का व्यू लिया जाए, उसके साथ मीटिंग किया जाए या सेफ्टी ऑडिट का रिपोर्ट जो है डिस्क्लोज होना चाहिए, ताकि पब्लिक जान सके कि वो उसकी सेफ्टी कंडीशन क्या है वहाँ पर या कहाँ पर गैप है। इन चीज़ों को जो है ताकि इसका इम्पैक्ट जो है पब्लिक के ऊपर आता है, क्योंकि किसी प्रकार का जो है घटना होता है तो डायरेक्ट जो है उसमें इम्पैक्ट आपका पब्लिक ही होती है। ठीक है, तो इस तरीके का जो है हम लोगों को स्टेप लेने का ज़रूरत है। ठीक है, और जो एफडीआई जो अभी कैप किया गया है 49%, इसको पीरियडिकली रिव्यू किया जाए कि 49% ठीक है या बढ़ाए जाने की ज़रूरत है या कम किए जाने की ज़रूरत है, इसको भी रिव्यू करने का ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोग अब फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि ये आप कह सकते हैं इसको जो है जो भी एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा बहुत ही पैराडाइम शिफ्ट यानी बहुत बड़ा कहते हैं रिवोल्यूशनरी स्टेप कहा जा रहा है एनर्जी सेक्टर में इंडिया के ख्याल से, यानी ये एक बहुत बड़ा कदम जो है भारत के द्वारा लिया गया है। ठीक है, और यह उम्मीद किया जा रहा है कि यह जो बिल है इसके कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ेगी। इंडिया का जो लक्ष्य है तो 2047 तक या 2070 तक नेट जीरो सभी इसके कारण अचीव कर सकेगा। लेकिन इन सभी के बीच यह भी जरूरी है कि जो भी पॉलिसी बनाया गया है इसको अच्छे तरीके से लागू किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, नहीं तो दो धार आप कह सकते हैं डबल एज सोर्ड है। क्योंकि अगर अच्छे से लागू नहीं हुआ तो आपको पता है कि न्यूक्लियर जो भी डिसास्टर होते हैं उसमें जो डैमेज होते हैं वो आप कह सकते हैं इरिवर्सिबल है, बहुत ह्यूज अमाउंट में डैमेज होता है। कुछ ऐसे अनएक्सेप्टेबल रिस्क हो सकते हैं जो फ्यूचर जनरेशन को सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक साइड वही है कि अगर अच्छे तरीके से लागू होता है तो इंडिया ट्रू सेंस में जो आप कह सकते हैं जो क्लीन एनर्जी की तरफ जो मूव कर रहा है उसको जो है आप अचीव कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही रिवोल्यूशनरी जो है स्टेप लिया गया है। तो आप देख सकते हैं दोनों तरीके से आप सोच के देखिए, इंडिया अभी उस कंडीशन में है जब जो न किसी प्रकार का इंडिया के ऊपर सैंक्शंस है, इंडिया को आसानी से न्यूक्लियर फ्यूल्स और टेक्नोलॉजी अभी मिल सकते हैं। वो साथ ही जो है आपका ये बिल भी आ गया। तो अगर होलिस्टिकली अगर सारी चीज़ें अगर सही से काम करेगा तो ये सही में न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आप कह सकते हैं बहुत बड़ा कदम जो है साबित होगा। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है जो शांति बिल आया है या जो इससे संबंधित जितने भी प्रावधान हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो काइंडली चैनल पर जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक लोगों के बीच जो है शेयर कीजिए। साथ ही यह मेरा डिस्क्लेमर है कि जो भी वीडियो मेरे द्वारा बनाया जाता है यह किसी भी एग्ज़ाम्स के जो तैयारी कर रहे होते हैं उनके हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, ताकि किसी भी जो आप टॉपिक है उसका आप पॉजिटिव निगेटिव उसके जो प्रोविजंस हैं, कंक्लूजन्स हैं, इंट्रोडक्शन है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सारा मेरे द्वारा कवर किया जाता है ताकि आप जो है उसका अपने डायरेक्ट अपने आंसर शीट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आपका किसी भी प्रकार से अगर सजेशंस है सुझाव है तो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।